तो स्वागत है आपका जी प्लस क्लासेस में। अब तक हमने देखा कि वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, तो एक बार और मैं रिवाइज करा देना चाहता हूं आपको। हमने पिछले क्लास में जैसा कि पढ़ा था करंट के बारे में, तो करंट जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है वो दरअसल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं जिनको क्यू बोला जाता है। वो किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से या किसी भी मीडियम से जब फ्लो कर रहे हैं तो कितना फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। तो क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो हम कूलम बाय सेकंड एक करंट का यूनिट बोल सकते हैं, जिसको बाद में एम्पियर हमारे एक साइंटिस्ट के नाम पे डिनोट किया गया। ठीक है, उसी प्रकार वोल्टेज भी हमने पढ़ा था कि वोल्टेज क्या होता है। अब इसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरे ले जाने में जो काम हो रहा होगा, जो वर्क डन हो रहा होगा, एक चार्ज को ले जाने में वर्क डन का यूनिट जूल होता है और बाय कूलम हमारा क्या हो गया, वोल्टेज। तो इसको भी हमारे एक साइंटिस्ट के नाम पे डिनोट किया गया था। तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। तो आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल में, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करना जा रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो जैसे ही आप ये नाम जब भी सुनते हैं रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको? तो रेजिस्टेंस क्या है? एक अवरोध है, एक रोकने वाला। जैसे कि आपको कोई बोलता है कि रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट मतलब रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई चीज़ जो रोकता है। अब किसको रोकता है? तो फ्लो ऑफ करंट को। किसको? फ्लो ऑफ करंट को। यानी फ्लो ऑफ करंट क्या है? नथिंग, चार्ज है। चार्ज का ही फ्लो तो करंट है। तो चार्ज को रोके या करंट को रोके तो कौन रोकेगा? रेजिस्टेंस रोकेगा। तो उसका सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको दिखाया जाएगा कुछ इस प्रकार से, और आर लिख के उसको डिनोट किया जाता है, और उसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट ओम। हमारे एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, जिनके नाम पे ये रखा गया। ओम्स लॉ भी है, उन्होंने ही दिया था। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। उसके बाद तो रेजिस्टेंस को किसने बताया? ओम्स ने बताया कि यह एक ऐसा एलिमेंट है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल पाथ में। ठीक है, इतना हमको पता चल गया रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसको शो करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिगजैग पैटर्न से शो किया जाता है। रेजिस्टेंस को मैं एक नए तरीके से अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। एक रोड है, एक सड़क है। जैसा कि मैंने चार्ज को बताने वक्त किया था कि गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ अगर जा रही हैं एक सड़क से, तो गाड़ियाँ क्या हो गई? हमारे चार्ज हो गए। ठीक है, और जितनी गाड़ियाँ जाएंगी कुछ पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकेंड में मान लीजिए 10 गाड़ियाँ गई, तो इसका मतलब 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। अब ये रेजिस्टेंस, तो अवरोध कौन कर सकता है? तो आप ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस देखते हैं ना कि जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लग जाता है वहाँ पे क्या होता है? गाड़ियों को रोकने लग जाता है वो बेवजह। वैसे बेवजह नहीं रोकते हैं वो लोग, उनका काम होता है। ठीक है, तो वो गाड़ियों को जो रोकते हैं तो इसके वजह से ट्रैफिक लग गया। या फिर गड्ढे इंडिया में बहुत है, तो गड्ढे अगर रोड पे हैं तो क्या होगा? गाड़ियां जैसे जा रही थी वैसे तो नहीं जा पाएंगी, उतनी गाड़ियां नहीं जा पाएंगी उस पर्टिकुलर टाइम में। तो गड्ढे के होने की वजह से भी इन पे रुकावटें आ रही हैं। तो रुकावट आना का मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ करंट में चेंज आ जाना। ठीक है, तो करंट पहले 10 एम्पियर था, तो अब वो 10 एम्पियर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गड्ढा है। तो यानी 10 गाड़ियां, जैसे मान लीजिए आप 1 सेकंड में जा रही थी,
तो अब 10 गाड़ियाँ की जगह 8 गाड़ी या 5 गाड़ी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रुकावट होगा। तो आप समझ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो इस ऐसे प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, कोई चीज़ बढ़ रहा है और दूसरा चीज़ घट रहा है तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शन है करंट के। तो करंट जैसे जैसे सर्किट में घटेगा यानी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसी का चर्चा हम ओम्स लॉ में भी आगे करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता चल गया कि ये एक रुकावट पैदा कर रहा है, किसको जाने में, करंट को जाने में, ठीक है। चलिए इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम थोड़ा सा इसमें एडवांस होने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे सर्किट में लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सोचिए आप कैसे कैसे लगाए जा सकते हैं। मैं अगर आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दूँ गिरा के, ऐसे ऐसे 3-4 रेजिस्टेंस आपको फेंक दूँ और आपको कहूँ कि इनको जोड़ो, तो आप कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। आप 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसका नाम ले लेते हैं R1, दूसरे का नाम R2 और तीसरे का नाम R3। सब कोई हालांकि ओम्स में ही होंगे क्योंकि सबका यूनिट ओम होता है, ठीक है। तो आप अगर सीधा सीधी सिंपली जोड़ना चाहें तो एक के बाद एक जोड़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया जोड़ने का। दूसरा कोई बोला कि चलो क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक और सबका एंड पॉइंट और सबका स्टार्टिंग पॉइंट मिला देते हैं, R1, R2 एंड R3। तो एक तरीका ये भी हो गया। और किसी को कुछ नहीं सूझा तो ऐसे भी जोड़ सकता था, R1, R2, R3। और किसी को ट्रायंगल बनाने का मन कर गया तो वो ऐसे कुछ जोड़ लिया होगा, R1, R2, R3। आप भी अपने दिमाग में सोचिए कि और क्या तरीके हो सकते हैं इनको किसी तरह एक साथ, मतलब 3 को यूज करना है और एक साथ जोड़ना है, ठीक है। यहाँ कुछ तरीके हो गए। और किसी ने बोला कि एक हम ऐसे जोड़ेंगे और 2 हम ऐसे जोड़ेंगे, R1, R2, R3। ये भी एक तरीका हो गया। और किसी को लगा कि चलो पहले ऐसे जोड़ो और फिर 2 को ऐसे जोड़ो, R3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे तरीके हो गए। सिर्फ मात्र 1, 2, 3 रेजिस्टेंस को यूज़ करके हमने एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5, 6 और भी अगर आपके दिमाग में कोई आया हो तो आप भी बता सकते हैं। तो हमें फोकस किस पे करना है, पहले सबसे पहले हम ये पहला तरीका और ये जो दूसरा तरीका है इस पे फोकस करेंगे। और ये दोनों जो तरीका है इसको आप देखेंगे तो ये एक स्टार का संरचना ले रहा होता है, इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं। और यह एक डेल्टा कनेक्शन है, ये आप अगले फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इन दोनों को रहने देते हैं और थोड़ा सा ये भी फोकस करेंगे हमारे, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को सीख लेते हैं कि ये दोनों क्या है। इसमें बस आप याद रखिएगा क्या कि आपने यहाँ पे एक के बाद एक जोड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया था, सबका मुंह स्टार्टिंग वाला और एंड वाला आपने एक साथ मिला दिया था। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है क्या, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का। तो हम वही जानेंगे आज, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होते हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वो एग्ज़ाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। तो सीरीज एंड पैरेलल, तो हम अब सीरीज़ के बारे में पहले जान लेते हैं। सीरीज़ क्या होता है,
तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका पहला कंडीशन जो था जिसमें आपने 3 रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा था, एक के बाद एक जोड़ा था। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि अगर हम एक रेजिस्टेंस का मानते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट रहा होगा पहले वाले रेजिस्टेंस का, और उसी प्रकार से दूसरे वाले का ये स्टार्टिंग और ये एंड, और तीसरे वाले का ये स्टार्टिंग और ये एंड पॉइंट। ठीक है, तो हुआ क्या, इसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग। तो आप देख रहे हैं क्या कनेक्टेड है, एक का एंड और दूसरे का स्टार्ट। तो वैसे ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो समझ जाइए कि एंडिंग और स्टार्टिंग अगर कनेक्ट है किसी दो रेजिस्टेंस का तो इसका मतलब वो सीरीज में है। नहीं तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ कि आप समझिए कि रेजिस्टेंस है, अवरोध है, ठीक है, तो किसके लिए है, करंट के लिए है। तो करंट अगर यहाँ से जाना चाहे, ठीक है, तो ये एक रोड है जिसमें जाना चाह रहा है कुछ करंट यहाँ से यहाँ, तो इसके पास क्या कोई और ऑप्शन है, उसको इसी गड्ढे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा कि नहीं, और ये गड्ढे वाला रास्ता जब पास करेगा तो उसको फिर दोबारा इस गड्ढे वाले रास्ते से पास करना पड़ेगा कि नहीं, और फिर दोबारा इस वाले से पास करना पड़ेगा, यानी कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो वो तीनों को पार करता हुआ जाएगा ही। तो टोटल गड्ढे वो कितने पार कर रहा है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। तो अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 2 गड्ढे हैं, यहाँ पे 3 गड्ढे हैं, यहाँ पे 5 गड्ढे मान लेते हैं, तो हम गड्ढे नहीं बोलेंगे, वैसे इसको क्या बोलेंगे, ओम। ठीक है, वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, इसका 3 ओम है और इसका 5 ओम है। तो टोटल कितने गड्ढे पार किए होंगे आपके हिसाब से, यहाँ 2 गड्ढे पार किए होंगे, फिर आगे 3 गड्ढे मिले होंगे और फिर आगे 5 गड्ढे मिले होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन सब को हटाकर अगर मैं बोलूँ एक रोड बना हुआ ऐसा जिसमें आदमी पार करे इस सिचुएशन में और आदमी यानी करंट पार करे इस सिचुएशन में, तो दोनों पे सेम ही इफेक्ट हो। यानी अगर यहाँ से लोग जितने पार करें, जितना मुसीबत यहाँ पे आए, यानी जितने गड्ढे यहाँ पे आए उतने ही मुसीबत यहाँ पे आए, तो टोटल उसी को क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के हम अगर सिंगल रेजिस्टेंस आर लगाना चाहेंगे तो वो कितने ओम का लगाएंगे, तो हमें ये जोड़ने पे क्या मिला, 10 ओम मिला। तो हम 10 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं इन तीनों के जगह यहाँ पे। तो एक आप क्लियर है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसके पास, करंट के पास, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, तो इसका मतलब साफ है कि वो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हुए तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप सीरीज के लिए नोट कर लीजिए कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी जितने भी रेजिस्टेंस आपको सीरीज में है सारे ही आप जोड़ते चले जाइए, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो आप समझ गए, सीरीज में रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर दिया जाता है और हम उसकी के जगह उन सारे रेजिस्टेंस, यानी यहाँ 10 रेजिस्टेंस लगाओ, 50 रेजिस्टेंस लगाओ, उन सब की जगह एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो कि होगा हमारा आर इक्विवेलेंट, और वो क्या होगा, इन सब का सम होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर हम आगे एक कॉन्सेप्ट है सीरीज के बाद पैरेलल। तो आगे का कॉन्सेप्ट है पैरेलल। तो पैरेलल क्या होता है वो देख लेते हैं अब हम, और उसका फॉर्मूला भी क्या होता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो पैरेलल जो हमने सेकंड केस बनाया था, याद है आपको कि हमने एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट और दूसरे का भी स्टार्टिंग, एंडिंग, स्टार्टिंग,
एंडिंग, तीनों का एक ही साइड रखा है और तीनों को जोड़ दिया है, R1 R2 R3, ठीक है। और भी कई रेजिस्टेंस आप अगर देखें तो आप भी कई भी रेजिस्टेंस सारे के सारे आप पैरेलल में जोड़ते चले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 3 रेजिस्टेंस के लिए जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंस, तीनों का स्टार्टिंग आपने एक साथ जोड़ दिया, एंडिंग आपने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये जब तीनों एक ही तार है तो आप कहीं से भी जाना चाहें, यहाँ पे कौन करंट जाना चाहेगा, जब यहाँ पहुँचेगा वो तो क्या देखेगा कि उसके पास 3 रास्ते हैं, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। तो वो अपने अकॉर्डिंग चुन सकता है कि नहीं यहाँ पे क्या जाने का, या तो वो इस रोड को पार करके यहाँ पहुँच सकता है, ठीक है, या तो वो इस रोड को पार करके यहाँ पहुँच सकता है, या तो वो इस रोड को पार करके यहाँ पहुँच सकता है। तो आप समझिए कि आप जैसे एक गड्ढा वाला रास्ता है, ठीक है, एक बाईपास है, बहुत शानदार एकदम हाईवे, और एक थोड़ा पतला गली है, तो आप किससे जाना पसंद करेंगे, जो बाईपास होगा, राइट। तो बाईपास अगर है तो सबसे ज़्यादा लोग इसी से जाना चाहेंगे, ठीक है, और फिर कुछ कम लोग होंगे जो इससे जाएंगे और सबसे कम इससे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं वहाँ हमने जैसे पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या, करंट कम होगा। तो अपने अपने हिसाब से इन सब का वैल्यू तो अभी हमको नहीं पता, लेकिन अगर हम वैल्यू बता देते तो जिसका सबसे कम वैल्यू होता है यानी कम मान होता है रेजिस्टेंस का, तो यानी वो सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो सबसे अच्छा रास्ता इसमें से बाईपास है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो बहुत लो है, और ये सबसे ख़राब रास्ता है तो इसका रेजिस्टेंस का मतलब हाई है। तो इसी की वजह से यहाँ से करंट जो होगा वो सबसे कम फ्लो कर रहा होगा, और इस केस में करंट बहुत ज़्यादा जा रहे होंगे, ठीक है। तो हमको बेसिकली ये बताना है पैरेलल देखने का तरीका कि सारे स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ कनेक्टेड हैं और सारे एंड पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि सारे करंट के पास, यहाँ पे जितने भी करंट जा रहे हैं उनके पास ऑप्शंस हैं रास्ता चुनने का, ठीक है। तो आपको सर्किट भी देख के पता चल जाएगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, R1 R2 और R3 को लेके, तो यहाँ पे भी देखने में तो ऐसे 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 एक ही जैसे लग रहे हैं, मतलब एक के बाद एक पैरेलल सोचिएगा आप इसको। तो लेकिन आप ये देखिए करंट यहाँ से जब से शुरू करेगा जाना तो वो यहाँ जाएगा, फिर उसको यहीं मोड़ना ही पड़ेगा, और इस होते हुए यहाँ मुड़ना पड़ेगा, और इसको होते हुए यहाँ मुड़ना पड़ेगा, इसको होते हुए तब जाके यहाँ से निकल सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, सीरीज़ वाला है, ठीक है। आप बस ये नहीं कि अगर ऐसे ऐसे करके बना है कोई भी रास्ता तो ये मत समझिएगा कि पैरेलल में बना हुआ है रेजिस्टेंस, नहीं, आप गलत हो जाइएगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, करंट के पास क्या कोई दूसरा रास्ता है, नहीं है, करंट के पास कोई रास्ता नहीं, तो इसका मतलब वो सीरीज़ है। और करंट के पास अगर 2 या 2 से अधिक रास्ते हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल है। चाहे वो सर्किट कैसे भी ड्रॉ किया हो, कहीं ले जाके ड्रॉ किया हो, दूसरे रेजिस्टेंस को कहीं ले जाके दे दिया हो, आपको बस ये ध्यान में देखना है कि करंट क्या एक के बाद एक पे ही है, या फिर उसके पास ऑप्शन थे यहाँ से वहाँ जाने के, सॉरी ये R2 होगा, ठीक है। तो आप समझ गए। अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर ये तीनों रास्ता हटा के हम एक रोड बनाना चाहें, यानी पिछले बार की तरह R इक्विवेलेंट निकालना चाहें, तो वो कैसे निकालेंगे। तो आप बता सकते हैं क्या, चलिए एज्यूम भी कर लेते हैं, कुछ मान इसका 5 ले लेते हैं, इसका 10 ले लेते हैं, इसका 15 ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे मान ओम में होंगे क्योंकि ओम होता है, ठीक है। आप बस अभी गड्ढा ही समझिए, ठीक है। तो 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। तो आप यही सोचिएगा जब एक आदमी यहाँ से गया होगा तो या तो वो 10 से गया होगा, और कुछ लोग 15 से गए होंगे, और कुछ लोग 5 से गए होंगे। तो सबको क्या सबको पार करना पड़ा होगा, नहीं, तो कुछ को ये पार करना पड़ा होगा, कुछ को ये, ठीक है। तो इसलिए आप इन सबको सिंपली ऐड तो नहीं कर सकते, इतना आप दिमाग में ढाल लीजिए कि पैरेलल रेजिस्टेंस जब भी हो
तो सिंपली ये नहीं कि 10 5 15 5 10 करके 20 करके आप आ जाइए, नहीं, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। यहाँ के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है बाकायदा। तो R इक्विवेलेंट का मतलब जब भी हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा 1/R। R डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, 1/R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/ पहला रेजिस्टेंस का मान प्लस 1/ दूसरा रेजिस्टेंस का मान प्लस 1/ तीसरा रेजिस्टेंस का मान। और अगर होता तो हम फॉर्मूला पैरेलल का ये है, पर अभी हम 3 के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ से देखते हैं, ठीक। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/5 क्योंकि पहला 5 है, प्लस 1/10 और 1/15, ठीक है। तो आप एडिशन जानते ही होंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा, 30 ले लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। तो ऐड करने पे क्या मिला हमको, 11/30। और इतना ओम लिख के आप आंसर आ जाइएगा, गलत हो जाइएगा। यहाँ पे ध्यान देने वक्त हमने कहा था R इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मान जो है, जब R इक्विवेलेंट इक्वल टू निकालना होगा, तो क्योंकि ये 1/R है इक्वल टू 11/30 निकला है, तो R इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, 30/11 ओम, समझे। तो आप ये आंसर मत लिख के आइएगा, आंसर आपका क्या है, 30/11। ये बहुत 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 ज़्यादा गलती करने वाला ये स्टेप है, क्योंकि हम इक्वल टू लिखते 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 इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद लास्ट में बस ये बचता है और ये लिख के आ जाते हैं, नहीं। तो R इक्विवेलेंट अगर 5 10 15 ओम के लिए क्या निकलेगा हमारा, 30 ओम, 30/11 ओम, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप पॉइंट में ले लेंगे तो 11 2 जा 22 8.7, तो कितना लगभग निकला, 2.7 समथिंग ओम्स, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक नोटिस करिए यहाँ पे एक पॉइंट, कि जो 2.7 है वो हमारा कहीं पे था, अगर सबसे कम था तो हमारा क्या था, 5 था। तो हमको एक्चुअल में कितना गड्ढा पार करना पड़ा, 5 से भी कम, समझ रहे हैं। और सीरीज में क्या था, सीरीज में भी अगर आप एक बार रिमाइंड करें तो 3 रेजिस्टेंस है, 2 3 और 5 के। तो यहाँ क्या आया था हमारा, 10 ओम आया था इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वो 10 ओम सबसे ज़्यादा जो 5 ओम था उससे भी कहीं अधिक निकला है, ठीक है। तो सीरीज में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जोड़ दिया जाता है, तो इसी वजह से हमेशा हमें सबसे ज़्यादा से भी ज़्यादा वैल्यू मिलेगा और पैरेलल में सबसे कम से भी कम मिलेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसके लिए, क्योंकि देखिए आपके पास ऑप्शन था, रास्ते आप बदल सकते थे। तो कुछ लोग यहाँ से गए, कुछ लोग यहाँ से गए, कुछ लोग यहाँ से गए, तो मिला जुला के जो भार पड़ा होगा उन लोगों पे कम पड़ा होगा, बशर्ते यहाँ पे उनको ये भी पार करना पड़ेगा, ये भी पार करना पड़ेगा, ये भी पार करना पड़ेगा, ठीक है। कंपलसरी उनके लिए तीनों ही पार करने पड़े होंगे, इसी वजह से यहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादा से भी ज़्यादा, यहाँ कम से भी कम। तो ये आप नोट बना के लिख लीजिए कि इन सीरीज the equivalent resistance is more than the maximum value, and in parallel the equivalent resistance will be lesser than the lesser resistance, ठीक है। और आप ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, आप बस यहाँ पे डॉट 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 लगा लीजिएगा और सर्किट में R1 R2 R3 लिखिएगा और यहाँ पे डॉट 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 Rn तक 1/Rn तक चला जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।